22 अप्रैल 1992 मुंबई में एक शख्स टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाकर कहता है इसके पास अंदर की खबर है और वो ऑडिटर से मिलना चाहता है। उसको एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में पता चला है जो कि हर्षद मेहता ने किया है। हर्षद मेहता का नाम सुनते ही सुजीता के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो काफी अरसे से मनी मार्केट के अंदर होने वाली इरेगुलरिटीज के ऊपर काम कर रही होती है। हर्षद मेहता जो कि उस वक्त का एक कामयाब स्टॉक ब्रोकर होता है, उसकी नेटवर्थ 4000 करोड़ से भी ज्यादा होती है। ये वीडियो समरी है स्कैम 1992 की। चलिए तो देखते हैं कैसे हर्षद मेहता ने एक गरीब घराने से अपने सफर का आगाज किया। 1979 हर्षद मेहता एक गरीब घराने का लड़का जिसके बाप का बिजनेस बुरी तरह से फेल हो चुका है और वो 600-700 रुपए की माहाना नौकरी कर रहा होता है, लेकिन वो अपने हालात से खुश नहीं होता। वो चाहता है कि वो अपने और अपने घर वालों के हालात को बदले। इतने में उसे पता चलता है स्टॉक मार्केट का, कि स्टॉक मार्केट में उसी के इलाके के एक शख्स ने रातों रात अपनी जिंदगी को बदल दी। वो भी ये चाहता है कि वो स्टॉक मार्केट के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करे। वो ये भी जानता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर नुकसान का भी अंदेशा होता है, इसलिए वो ये सोचता है कि उसे पहले किसी ट्रेडिंग कंपनी के अंदर नौकरी कर लेनी चाहिए ताकि वो इस बिजनेस को अच्छी तरह से समझ सके। स्टॉक मार्केट में पहले दिन ही बोचा भट्ट हर्षद मेहता को मिलता है। वो हर्षद मेहता को बताता है कि मार्केट में बुल कौन है और बियर कौन है, कौन मार्केट को ऊपर लेके जाता है और कौन मार्केट को किस तरह नीचे लेके आता है। सिर्फ 1 साल के ही अरसे के अंदर जॉगर के काम को और स्टॉक मार्केट को हर्षद मेहता अच्छी तरह से समझ आता है। वो यहाँ पर नौकरी करने के लिए नहीं आया था, उसे तो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना था। उसको पता चलता है इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में और वो इनसाइडर ट्रेडिंग शुरू कर देता है, यानी कि कंपनीज के अंदर की खबरें रखना शुरू कर देता है। इस तरह हर्षद मेहता खूब पैसा बनाता है। अब वो लम्हा आ जाता है कि हर्षद मेहता को अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है। वो और उसका भाई यशवंत दोनों मिलकर एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं जो इनकी ज़िंदगी को भी बदल के रख देता है। इनके हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाते हैं। ये नया दफ्तर बनाते हैं, नया घर बनाते हैं और अच्छी गाड़ी खरीदते हैं। उसके बाद हर्षद मेहता मार्केट को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। वो जिस कंपनी का चाहता है शेयर्स को अप कर देता है और इसी तरह अपने क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा मुनाफा देता है। हर कोई यही चाहता है कि वो हर्षद मेहता की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करे, लेकिन हालात सदा एक जैसे नहीं रहते। मार्केट क्रैश हो जाती है और हर्षद मेहता की कंपनी को तकरीबन 10 लाख रुपए का नुकसान होता है और ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है हर्षद की फैमिली के लिए। हर्षद को अपने घर का गोल्ड भी बेचना पड़ता है और इन्हीं हालात की वजह से इसके वालिद की डेथ हो जाती है और उसका भाई भी मुल्क छोड़ के जाना चाहता है, लेकिन हर्षद मेहता उसे रोक लेता है और इस नुकसान की वजह से हर्षद मेहता की कंपनी को भी डीलिस्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो मजीद अपनी कंपनी को कंटिन्यू नहीं रख पाता। ये तमाम रुकावटें हर्षद को नहीं रोक पाती। वो दोबारा कंपनी शुरू करता है ग्रो मोर कंसल्टेंसी के नाम से। बशन भट्ट को अपने साथ शामिल कर लेता है। हर्षद की तरक्की की वजह से मनु मंदर को नुकसान होता है। वो मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश करता है कि हर्षद मेहता को किसी तरह से मार्केट के अंदर बदनाम किया जाए, लेकिन वो अपनी हर साजिश में नाकाम रहता है और हर्षद मेहता आगे बढ़ता रहता है। हर्षद मेहता की तरक्की का सिलसिला यहाँ पर भी खत्म नहीं होता। एक पार्टी के अंदर उसकी मुलाकात अजय करेदिया से होती है जो कि मनी मार्केट और शेयर मार्केट दोनों को साथ में चला रहा होता है। उसका एटीट्यूड देख के हर्षद मेहता को बड़ी हैरानी होती है कि वो इससे बात करना भी गवारा नहीं कर रहा होता। हर्षद का दोस्त उसे बताता है कि मनी मार्केट शेयर मार्केट से कई कदर बड़ी मार्केट है। शेयर मार्केट के अंदर 10 करोड़ का बिजनेस होता है, जबकि मनी मार्केट के अंदर 2 लाख करोड़ का बिजनेस होता है। तो इससे हर्षद के माइंड के अंदर ये बात आती है कि वो भी मनी मार्केट के अंदर अपना काम शुरू करे और मनी मार्केट से पैसा शेयर्स के अंदर इस्तेमाल करे और इस तरह रेवेन्यू दे अपने बैंक्स को भी और खुद भी पैसा कमाए। फिर वो मनी मार्केट को समझता है और सिटी बैंक में कदम रखना चाहता है, लेकिन वो उसे मौका नहीं देते और ये कहकर इनकार कर देते हैं कि हम ऑलरेडी अपना सेटअप चला रहे हैं और हम नए लोगों के साथ काम नहीं करते। उसके बाद हर्षद मेहता SBI का रुख करता है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कदम रखता है और उनको सब्ज़ बाग दिखाता है और अपने आइडियाज़ के साथ उनको कन्विंस कर लेता है। इस तरह हर्षद मेहता की ज़िंदगी में एक और नया मोड़ आता है जो हर्षद मेहता को आसमानों की बुलंदियों पर ले जाता है। अजय करेदिया जब देखता है कि मनी मार्केट के अंदर एक और नया नाम मशहूर होता जा रहा है जो कि हर्षद मेहता का है और हर्षद मेहता बहुत ज़्यादा पैसा बनाने लगा है, अजय और सिटी बैंक मिलकर इसको गिराने की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं और अपना फंड इस्तेमाल करके हर्षद को गिराना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी उसे रोक नहीं पाता। उसका लाइफस्टाइल किसी भी स्टार से कम नहीं था। वो कहते हैं ना, वक्त एक सा नहीं रहता। प्रिंट मीडिया खासतौर पर सुचिता मनी मार्केट के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है और एक ऐसा स्कैम उसके हाथ लगता है जब सीताराम SBI की तरफ से 500 करोड़ हर्षद को देता है, लेकिन हर्षद उसको इसके बदले SGL और BR यानी कि कोई भी बैंक रिसीप्ट नहीं देता और सीताराम इस रकम को रजिस्टर में दर्ज नहीं कर पाता। और जैसे कि पहले आपको बताया गया कि सुजीता भी हाथ धोकर मनी मार्केट के पीछे पड़ी होती है। वो ये देखती है कि कौन सी कंपनीज के शेयर्स अप जा रहे हैं
और जब वो एक्चुअली वहाँ पर पहुँचती है तो वो कंपनी को ताला लगा होता है। तो इतने में सुजीता एक आर्टिकल शाया करती है, हर्षद मेहता इज अ लायर। इसके बाद आरबीआई खास नज़र रखना शुरू कर देती है बैंक्स की ट्रांजैक्शन के ऊपर और मुख्तलिफ इनकम टैक्स कंपनीज इनके रिकॉर्ड को चेक करना शुरू कर देती हैं। और इसी असना के अंदर इनकम टैक्स की रेट पड़ती है हर्षद मेहता के घर और दफ्तर के ऊपर। लेकिन इस रेट का कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि हर्षद मेहता का इन्फॉर्मर उसे पहले ही इस रेट के बारे में बता चुका होता है और हर्षद मेहता रेट से पहले ही अपनी तमाम फाइल्स को ठिकाने लगा चुका होता है। इस रेट से ऑफिसर्स को कुछ मिल तो नहीं पाता, लेकिन हर्षद मेहता के अकाउंट सील हो जाते हैं। ये अकाउंट सील होने की वजह से हर्षद मेहता एसबीआई को बीआरबी नहीं दे पाता। इस रेट की वजह से आरबीआई, अजय, सीटीआई बैंक, सुजीता और प्रिंट मीडिया हर्षद के पीछे लग जाते हैं। इन तमाम सूरत हाल से बचने के लिए हर्षद मेहता राब्ता करता है दिल्ली सरकार के अंदर, क्योंकि पिछले इलेक्शन के अंदर उसने सरकार की काफ़ी फाइनेंशियल मदद की होती है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनकी भी सरमायाकारी को इस्तेमाल किया होता है। तो स्वामी जी उसकी मुलाकात एक और बैंक के सीईओ से करवा देते हैं जो कि उसके 500 करोड़ एसबीआई को लौटाने में उसकी मदद करता है और इस तरह हर्षद मेहता एसबीआई को अपने बकाया जात वापस कर देता है और चंद करोड़ की रकम जो कि बाकी बचती है वो भी कुछ ही दिनों में वापस करने का वादा करता है। अभी इस मुश्किल से हर्षद बाहर आया ही होता है कि सुजीता का एक और आर्टिकल शाया हो जाता है जिसके अंदर एसबीआई की इरेगुलरिटीज़ के बारे में लिखा गया होता है, जिसके मुताबिक एसबीआई ने 500 करोड़ रुपया बिग बुल को दिया और उसका कहीं पर भी इंतराज नहीं किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं की होती कि हर्षद मेहता ने ये पैसे एसबीआई से लिए हैं या एसबीआई ने 500 करोड़ हर्षद मेहता को दिए हैं। लेकिन चूंकि बिग बुल का इस्तेमाल किया गया और मार्केट का बिग बुल हर्षद मेहता था, तो हर्षद मेहता ने अपनी सफाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की और उसके अंदर ये कहा कि मैंने जितने पैसे एसबीआई से लिए थे मैं उनको लौटा चुका और मैंने कोई किसी किस्म की चोरी नहीं की। हर्षद मेहता ने तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की थी ताकि उसका एतमाद मार्केट के अंदर बहाल रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो सका। इसके बाद हर्षद मेहता की ज़िंदगी में और ज़्यादा मुश्किलात आ गई। इन इरेगुलरिटीज़ को देखने के लिए सीबीआई को इन्वॉल्व किया गया और वो इस बात के लिए भी तहकीकात कर रहे थे कि अगर एसबीआई को पैसे लौटाए गए हैं तो कहाँ से लेके लौटाए गए हैं। तो सबसे पहले एसबीआई की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एसबीआई ने पहले कहीं पर भी बीआर दर्ज नहीं किए थे, तो उनके रिकॉर्ड के अंदर मसाइल मौजूद थे और ये चीज़ प्रूव हो चुकी थी कि एसबीआई ने 500 करोड़ रुपए बिग बुल यानी कि हर्षद मेहता को दिए हैं और उसके अंदर एसबीआई के एग्जेक्टिव्स इन्वॉल्व हैं। हर्षद मेहता अपने आप को बचाने के लिए सरकार में भी राब्ता करता है कि उसकी मदद की जाए, लेकिन सरकार टालमटोल से काम लेती है। सीबीआई हर्षद मेहता के घर रेड करती है, हर्षद मेहता के घर की तलाशी ली जाती है और हर्षद मेहता और ऐश्विन को हवालात के अंदर ले जाती है। हर्षद के भाई की तो जमानत हो जाती है, लेकिन हर्षद मेहता की ज़मानत नहीं होती और उसे जेल के अंदर ही बंद कर दिया जाता है क्योंकि उसके ऊपर केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। कोर्ट ये डिमांड करती है कि हर्षद मेहता अपने तमाम एसेट्स कोर्ट में ज़मानत के तौर पर जमा करवाए, फिर उसकी ज़मानत होगी, लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं हो पाता। तमाम डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बावजूद जब पुराने केसेस से उसकी ज़मानत होने लगती है तो नई केसेस की चार्जशीट बनाकर उसको दोबारा जेल के अंदर रख लिया जाता है और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। हर्षद मेहता अपनी इस सूरत हाल से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो अदालत के अंदर ये रिमार्क्स देता है कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस उसके ऊपर लगाई गई हैं, ये प्रैक्टिसेस तो तमाम ही बैंक्स करते हैं और जितने भी ब्रोकर्स इन बैंक्स के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ पर यही इसी तरह की इरेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं। सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार और बढ़ा देती है और बाकी बैंकेस की भी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। तब अदालत हर्षद मेहता को ज़मानत के ऊपर बरी करती है, लेकिन उसके ऊपर केसेस चलते रहते हैं। अदालत हर्षद मेहता के ऊपर पाबंदी लगा देती है कि अब वो स्टॉक ब्रोकर के तौर पर काम नहीं कर सकता, लेकिन हर्षद मेहता जिसको दुनिया गुरु मानती है वो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर अपने इंटरव्यूज़ देता है। हर्षद का भाई एसेट और लाइबिलिटीज़ को देखते हुए ये एनालाइज करता है कि उनकी एक शेयर्स की पूरी लॉट मिस है जिसके अंदर 27 लाख शेयर्स थे जिनकी टोटल मालियत 300 करोड़ रुपए बनती है। जब वो अपने पार्टनर बोशा भट्ट से पूछते हैं इन शेयर्स के बारे में तो वो साफ इनकार कर देता है कि उसके इल्म में कुछ नहीं है। बोशा भट्ट सीबीआई को ये बयान देता है कि ये जितने भी एसेट्स थे ये बेनामी कंपनी बना के हर्षद ने सेल कर दिए हैं और उसका पैसा हर्षद इस्तेमाल कर चुका है। इसके बाद हर्षद को दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन इस बार हर्षद ज़्यादा देर हवालात में नहीं रहता क्योंकि कुछ ही दिन के अंदर उसको हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है।